Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 28th of February 2023, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is true success, true happiness lies in freedom and fulfillment. And these are the Mint paper news headlines. These are business standard news headlines, and in today's discussion we are going to cover approximately 11 news articles from Mint and Business. So let us start with article number 1, that is given on page number 1 of Mint paper. Government plans revamp of auto insurance policy. इंडियन इकोनॉमी में जो अनइंश्योर्ड व्हीकल हैं उनका जो रेट है, उनका जो परसेंटेज है वो अलार्मिंग रेट पर पहुंच गया है। अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% के जो व्हीकल्स इंडिया में इस समय रन कर रहे हैं वो अनइंश्योर्ड हैं, और इसी अनइंश्योर्ड व्हीकल की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एक न्यू अप्रोच लेकर आ रही है फॉर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? बेसिकली जो गवर्नमेंट प्रपोजल डिस्कस कर रही है, जो प्लान डिस्कस कर रही है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सारे अनइंश्योर्ड व्हीकल जो कि हाईवेज पर रन कर रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस कवर ऑफर करेगी, और जो भी उनके प्रीमियम है वो ओनर के फास्ट ट्रैक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑन स्पॉट मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ऑन स्पॉट इंश्योरेंस कवर फर्स्ट इंस्टांस पे अनसिक्योर्ड जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफर करेगी थ्रू ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, और इसी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। फिलहाल इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, कौन कौन से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है, क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से फास्ट अकाउंट से डिडक्शन होगा, कितना डिडक्शन होगा, इन सारे निटिग्रिटीज़ को लेकर के फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर से डिस्कशन फेज में। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मेडिकल और ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को कवर करता है, एक्सीडेंट जो विक्टिम्स होते हैं उनके, और इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको थोड़ा सा सिक्योर किया जा सके बाय इंश्योरिंग 100% थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ ऑल व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, देन ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व है, जो ये चेक करेंगे कि करंट स्टेटस, इंश्योरेंस स्टेटस क्या है व्हीकल का, और इसके बाद रोड और हाईवे मिनिस्ट्री का वाहन ऐप जो है जिसने डेवलप किया वो पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं। इंश्योरेंस पार्टी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑप्शन ऑफर करती हैं वो स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। And apart from the insurance companies, banks, fast-tech platforms are also involved in this process। तो इसमें किस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसिलिटीज़ और पॉलिसीज़ ऑफर करी जाएंगी, कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज ऑन बोर्ड होंगी, फास्ट टैग प्लेटफॉर्म से कैसे डिडक्शन होगा, कौन कौन से बैंक्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो एक सारी जो निटिग्रिटीज़ है इसको गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है। बहुत जल्दी ऑन स्पॉट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के गवर्नमेंट आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द कवर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन page number 2 of Mint paper. Indian INC profit margin narrow in December quarter on high inflation ICRA। So December quarter यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा जो है वो पब्लिश होना शुरू हो गया है, और रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन में अप्रॉक्सीमेटली 2.37% का फॉल देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनीज का, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.37% से डिक्लाइन हुआ है इनटू द दिसंबर क्वार्टर, और इसका जो रीज़न है दैट इज़ इन्फ्लेशन और राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। तो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ICRA के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फ्यूल प्राइसेस द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ द इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग श्रिंक बाय 2.37% इन दिसंबर क्वार्टर। तो अप्रॉक्सीमेटली 16.3% का जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है कंपनीज का ऑन एनुअल बेसिस। लेकिन अगर हम इससे जस्ट पहले के क्वार्टर की बात करें, यानी Q2 की बात करें, तो Q2 के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनीज का वो एक्सपेंड हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 1.8% का एक्सपेंशन हम या इंक्रीज देखने को मिल रहा है इनटू Q3। तो
और बाई क्वार्टर अगर कंपैरिजन करें तो Q3 में थोड़ा सा एक्सपेंशन 1.8% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है एज पर ICRA। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही कि जो इनपुट कॉस्ट है और जो प्राइस हाइक है वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q3 में थोड़ा सा ईज आउट हुई है, जिसकी वजह से हमें ये एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और ICRA के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस हाइक है और जो सीक्वेंशियल इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है Q2 में या Q1 में, वो भी सीक्वेंशली डिक्रीज होगी। Q3 में हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला, Q4 में भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा एज पर ICRA। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशनरी कंसर्न है, जिस तरीके से मार्केट वोलाटाइल है, ये अभी भी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर अपना प्रेशर डालेगा। तो भले ही प्राइस हाइक थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो, या हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन आगे आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो, इनपुट कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, वोलाटाइल मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन पर विजिबल नहीं होगा। द रेवेन्यू ऑफ कंपनीज एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो बाय 17.2%, जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया ही जा रहा था एज पर द ICRA। और इस पर्टिकुलर मार्जिन में होटल, गैस, ऑटो, एयरलाइंस और पावर सेक्टर ने लीड किया है ये पर्टिकुलर ग्रोथ। तो जो ऐसे कंपनीज हैं जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, उनका प्रॉफिट मार्जिन 17.2% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करी जाए तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस की वजह से जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4% ही रही है बिकॉज ऑफ द लो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। और ICRA के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स हैं वो कितनी इम्प्रूव होंगी, दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स जस्ट लाइक एनर्जी कॉस्ट इन्फ्लेशन, इवॉल्विंग रिसेशनरी ट्रेंड्स इनटू डेवलप्ड इकोनॉमीज, इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस in foreign exchange as well as on export oriented sector. अब देख लेते हैं some short news articles from Mint. AEL pips RIL to become top traded stock on NSE. Recently जो अडानी ग्रुप में जो क्राइसिस आई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो क्राइसिस जनरेट हुई है, उसकी वजह से प्रॉबेबली जो इंडिया के रिचेस्ट इंडियन की जो पोजीशन थी वो अडानी ग्रुप ने या गौतम अडानी ने लॉस कर दी हो। लेकिन अगर उसके ग्रुप फ्लैगशिप ग्रुप को देखें, दैट इज़ अडानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को देखें, दैट हैज़ tumbled Ambani's Reliance Industry Limited to become the most actively traded scrip on NSE so far this month. तो इस मंथ के कंपैरिजन में NSE, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSE, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इट्स अ स्टॉक मार्केट। तो NSE में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडेड स्क्रिप रही वो रही अडानी एंटरप्राइजेस AEL। तो अप्रॉक्सीमेटली 46,832.5 करोड़ के वैल्यूएशन का ट्रेड हुआ AEL के शेयर्स का थ्रू 27th of February, and this account for overall or whopping 5% of overall exchange turnover of 9.36 trillion over the same period. तो 9.36 trillion का अमाउंट ट्रेड हुआ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। उसमें से 46K का अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रेडिंग है वो AEL के स्क्रिप्ट्स की हुई है। Carlyle Aviation converts SpiceJet dues into 7.5% stake। तो SpiceJet का जो ड्यू या हम बोल सकते हैं जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग है, उसकी प्रोसेस में कार्लाइल एविएशन ने अप्रॉक्सीमेटली 7.5% का स्टेक उठाया है SpiceJet में। तो अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन के आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे किस पर? SpiceJet पर थे, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है इक्विटी में। अप्रॉक्सीमेटली 7.5% इक्विटी अब कार्लाइल ग्रुप के पास है, कार्लाइल एविएशन के पास है SpiceJet में। Apart from it, Carlyle also acquired the compulsory convertible debentures in SpiceXpress। तो SpiceXpress में भी convertible debentures जो हैं वो Carlyle को ऑफर किए गए हैं। तो approximately 7.5% के स्टेक से now Carlyle Aviation has become one of the significant stakeholder in SpiceJet। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल नंबर 1 that is given on page number 4 of business standard। Rupee pullback from 82.95 on likely heavy dollar selling by RBI। तो अगर हम रिसेंटली रुपी की ट्रेडिंग देखें तो रुपी जो है वो 83
पर डॉलर पर पहुंच गया था, यानी $1 इज इक्वल टू 83 INR। और इस पर्टिकुलर रेट पे पहुंचने के बाद डेफिनेटली इट वाज डिमांडिंग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरवेंशन करे, और मंडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन किए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सेस हमें वोलेटाइल सिचुएशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखने को मिल रही, जिसको एकरा ने भी, ICRA ने भी आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक कर रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लैक्चुएशंस हैं, जो वोलेटाइल सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए मंडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी मार्केट में डॉलर सेल किया। तो एक एक्सेस अमाउंट का डॉलर सेल किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हैवी डॉलर सेलिंग करी, जिसकी वजह से इंडियन रुपी में हमें कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो इंडियन रुपी ने कुछ लॉस को रिकूप किया है ऑन मंडे बिकॉज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंशन। माइंडेड स्टूडेंट, ये कोई भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन या ग्लोबल सिचुएशन की वजह से नहीं है। ये जो रुपी में हमें रिकवरी देखने को मिले, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द RBI इंटरवेंशन। RBI ने ह्यूज डॉलर सेलिंग करी थी, ह्यूज डॉलर सेलिंग करी। उससे क्या हुआ, उससे जो USD डॉलर है उसकी सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से जो उसके प्राइस शूट अप कर रहे थे वो प्राइस थोड़े से डाउन हो गए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इंडियन रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट होता है। 83 के मार्क से अप्रिशिएट होकर के इंडियन रुपी 82.95 पर आ गया बिकॉज ऑफ द डॉलर सेल बाय RBI, एंड द सेंट्रल बैंक इज सेड टू हैव इंटरवीन ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस दिस मंथ। और ये कहा जा रहा है कि प्रोबेबली सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मंथ में एक सस्टेन डॉलर सेल मेंटेन रखेगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपी जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होना बंद हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे को ये डॉलर सेल देखने को मिली है, आगे आने वाले मंथ में, आगे आने वाले वीक्स में ये डॉलर सेल हमें फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल चाहता है कि जो एक्सटर्नल टर्बुलेंस है उससे इंडियन रुपी थोड़ा सा शील्ड रहे। क्योंकि ग्लोबली अगर US डॉलर को देखा जाए तो अगेंस्ट ऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसी US डॉलर इज अप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशन। तो इंडियन रुपी को शील्ड करने के लिए हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर वीक में और आगे आने वाले मंथ या वीक्स में इसी तरीके से डॉलर सेल को कंटिन्यू रखें। हालांकि अगर हम ओवरऑल इंडियन करेंसी की परफॉर्मेंस देखें तो अभी भी इंडियन करेंसी ने, जो उसके काउंटर पार्ट कंट्रीज़ हैं, जो 14 अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो 11 अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है इनटू दिस मंथ एज पर द ब्लूम्सबर्ग डेटा। ऐसा ऑथर का नहीं कहना है, ऐसा डेटा का कहना है कि जो 11 अदर इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडियन रुपी ने बेटर परफॉर्म किया है। तो इंडियन रुपी जो मंडे को उसका ट्रेडिंग अगर देखें तो 82.85 पर सेटल हुआ अगेंस्ट USD डॉलर, और जो प्रीवियस क्लोज था वो कितना था, 82.75 पर डॉलर। तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन देखने को मिला, हालांकि जो 83 के पॉइंट पर पहुंच गया था उससे अप्रिशिएट होकर के 82.85 तक इंडियन रुपी जो है वो ट्रेड हुआ। और अगर इस पूरे ईयर की बात करें, कैलेंडर ईयर की, तो 2023 में इंडियन रुपी अभी तक 0.13% तक डेप्रिशिएट हो चुका है अगेंस्ट US डॉलर। और ये जो मंडे को वीकनेस हमें देखने को मिले, जो मंडे को डेप्रिसिएशन हमें इंडियन रुपी में देखने को मिला, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फेडरल रिजर्व डेटा एंड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स अ पॉलिसी टाइटनिंग। तो फेडरल रिजर्व ने इंडिकेट किया कि वो अभी फ़िलहाल के लिए डेटा को देखते हुए जो पॉलिसी रेट हाइक है उसको कंटिन्यू रखेगा, और इसी के इमीडिएटली बाद हमें इंडियन रुपी में और अदर इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में डेप्रिसिएशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि USD डॉलर जो है या USD जो है वो अप्रिशिएट हुआ। क्यों अप्रिशिएट हुआ? क्योंकि अगर USA में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अदर इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट ना करके वो USA की इकॉनमी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने अपना सेल ऑफ किया, जिसकी वजह से जो इंडियन इमर्जिंग मार्केट हैं वहाँ पर हमें इंडियन रुपी की ज़्यादा सप्लाई देखने को मिली। तो इंडियन रुपी या डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई की वजह से जो वैल्यूएशन था, जो वैल्यू है INR की, वो डेप्रिशिएट हुई। सीधा सा इकोनॉमिक का सिस्टम, जिसकी सप्लाई ज़्यादा है उसका प्राइस कम है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसके प्राइस ज़्यादा है। और अगर हम ये 83 का मार्क देखें तो 83 का मार्क इससे पहले 4 महीने पहले इंडियन करेंसी ने अचीव ऑलरेडी किया था। हालांकि 4 महीने बाद ये दोबारा से आया, दिस इज़ द लोवेस्ट पॉइंट। तो इससे पहले 83 का मार्क इंडियन रुपी ने कब क्रॉस किया था? अक्टूबर 2022 में। तो अक्टूबर 20 को ये वैल्यूएशन हमें देखने को मिला था 83 मार्क का। उसके बाद से इंडियन करेंसी जो थी वो कभी अप्रिशिएट कभी डेप्रिशिएट हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिले थे। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो
इंट्राडे अप्रॉक्सीमेटली 83.29 तक पहुंच गया था। इंट्राडे ट्रेड में जो इंडियन रुपी है वो 83.29 तक पहुंच गया था। दिस वाज द हाईएस्ट ऑल डे इंट्राडेट लो in case of Indian rupee. So this is the chart of performance of other emerging market currencies against USD। तो आप देख सकते हैं जो 11 अदर इमर्जिंग मार्केट है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही यूएसडी के कंपैरिजन में और इंडियन रुपी ने कैसा परफॉर्म किया। तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है वो कोरियन करेंसी में देखने को मिला है, फॉलोड बाई रशियन करेंसी। And the least depreciation can be seen in case of INR। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, हाउ RBI इंश्योर्ड पेमेंट सिस्टम स्टेट कोविड प्रूफ। तो बेसिकली ये आर्टिकल है कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम रहा उसको एफिशिएंट रखा, उसको इफेक्टिव रखा ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड। क्योंकि हम सभी को याद है कि पैंडेमिक के टाइम, कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा जो कैश ट्रांजेक्शन्स थे वो नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैश। तो इस वजह से डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए। जो इंडिविजुअल्स थे, हाउस होल्ड से, दे हैव जम्प सडनली इनटू डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और इसीलिए उस समय डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड भी देखने को मिला था। बट RBI ने इस तरीके से बायो बबल अरेंजमेंट किए जिसकी वजह से जो डेटा सेंटर्स थे उनके क्रिटिकल जो फंक्शंस थे वो ज़ीरो डाउन टाइम से और फुल एफिकेसी से चलते रहे ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड। जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम थी जो अप्रूव करी गई थी फॉर सेटिंग अप द बायो बबल ऑन March 17, 2020, अ वीक बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस। तो जब ये जो लॉकडाउन अनाउंस होना था 21 डेज का, उससे एक हफ्ते पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम फॉर्मुलेट कर ली थी और उस टीम का ये पर्पस था कि एक बायो बबल जो है वो सेटअप किया जाए across the data center so that it can be ensured कि जो data centers हैं वो critical functions जो हैं वो properly perform करें और एक भी डाउन टाइम का एपिसोड देखने को ना मिले सर्वर डाउन का, और जितने भी data centers हैं वो full efficacy से ऑपरेट करें and to ensure the adequate supply of currency to the public bank notes and coins in various denomination। ये तो बात रही डिजिटल पेमेंट्स की। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी के लिए भी बैंक्स में सफिशिएंट करेंसी अवेलेबल रहे इनटू डिफरेंट बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डिनोमिनेशंस के नोट्स और कॉइन्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए थे ट्रेन्स और एयरलिफ्टिंग के थ्रू, जिसकी वजह से कैश स्टाफ की सिचुएशन ना आए। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे और भी मेजर्स लिए थे। एक ये बायो बबल क्रिएट करना और करेंसी को लिफ्ट करना ट्रेन और एयर लिफ्ट के थ्रू। इसके अलावा कई सारे और भी मेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए थे कोविड-19 के ड्यूरेशन में इन ऑर्डर टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एज एन ऑफ कि क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए, करेंसी ना हो, वैल्यू ना हो इंडिविजुअल्स के अकाउंट में। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे मेजर्स भी लिए थे। अगर हम एम्प्लॉय सेक्शन की बात करें तो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग और उनकी फैमिली की हेल्थ वेलबींग्स और को लेकर के भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और कई तरीके से जो फैसिलिटीज़ थी वो भी ऑफर करी गई थी। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सडनली वाई वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन और ऑल दीज मेजर दैट हैज़ बीन टेकन बाय RBI ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार एक रिपोर्ट पब्लिश करी है ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी मेजर जो कि पैंडेमिक के टाइम में लिए गए थे। उस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर डिटेल दिए कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन कौन से मेजर लिए पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इन ऑर्डर टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस। SpiceJet debt recast, Carlyle Aviation to pick 7.5% in airlines. We have already discussed this news in Mint. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Graded KYC for gaming entities likely to receive MeitY approval। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अपना अप्रूवल देने जा रही है जितनी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके KYC नॉर्म्स के लिए। तो ग्रेडेड अप्रोच में ये KYC नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। एज अ पार्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल फॉर दिस सेक्टर,
और ग्रेडेड फॉर्म में ये जो KYC नॉर्म्स हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है बहुत जल्दी ही अप्रूवल देने वाला है. सो व्हाट इज द रूल स्टेट? इंटरमीडियरीज मस्ट आइडेंटिफाई द यूजर, वेरीफाई देयर आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. जैसे आप बैंक्स में KYCs भरते हैं उस तरीके से अब आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर KYC फुलफिल करनी पड़ेगी. प्लेटफॉर्म्स मस्ट फॉलो वेरिफिकेशन प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फुल KYC रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. तो कई सारे जो रूल्स हैं KYC को लेकर के वो ग्रेडेड मैनर में इंप्लीमेंट होंगे. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नवंबर लॉन्चेस मिसेस इंडिया GCC ट्रेड टॉक्स में रिज्यूम इन मार्च. तो इंडिया और GCC स्टैंड्स फॉर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. तो इंडिया और GCC के बीच में FTA को साइन करने के लिए, ट्रेड डील को साइन करने के लिए बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि नवंबर में ये जो डील है, लास्ट नवंबर में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी. फिलहाल के लिए जो नवंबर का टारगेट था वो मिस हो चुका है और जो इन दोनों ही रीज़न के बीच में हम बोल सकते हैं GCC और इंडिया के बीच जो नेगोशिएशन चल रहा था ट्रेड डील को लेकर के वो फिलहाल के लिए रुका हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मार्च में दोबारा से रिज्यूम होगा. सो बोथ साइड्स वर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च द ट्रेड negotiation in November last year. हालांकि it got delayed as India and GCC were not able to agree upon the different terms of references. But मार्च में इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करी जा रही है and this is the trade between गल्फ कंट्रीज एंड इंडिया. तो हम देख सकते हैं बेसिकली हम क्रूड ऑयल का ही हमारा जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इन सारे कंट्रीज के साथ. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. वेदांता डील वॉरी में ही डिसइन्वेस्टमेंट प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. तो सेंटर का जो प्लान था रेजिडुअल स्टेक सेल करने का, किसका? हिंदुस्तान जिंक का, वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑपोजिशन टू द कंपनीज प्रपोज $2.98 बिलियन एक्विजिशन ऑफ जिंक असेट्स फ्रॉम वेदांता. तो वेदांता के जो जिंक के असेट्स हैं उनको एक्वायर करना कल की न्यूज़ में डिस्कस भी किया था. इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि कैश से ना करके आप डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें वेदांता के असेट्स को एक्वायर करने के लिए. तो अप्रॉक्सीमेटली 2.98 बिलियन के असेट्स हैं. तो इनके एक्विजिशन की वजह से हो सकता है जो जिंक हिंदुस्तान जिंक HZL में जो उसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है वो डिले हो जाए. जो रेजिडुअल स्टेक है गवर्नमेंट का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वो फिलहाल के लिए उसको गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाह रही थी. बट सेंटर्स अपोजिशन इज एन अकाउंट ऑफ वैल्यूएशन एंड डील बीइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. तो ये जो डील है वेदांता और HZL के बीच में ये डिले हो रही बिकॉज सेंटर इज नॉट एग्रीइंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान जिंक है उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोसेस डिले हो सकता है बिकॉज सेंटर इज अपोजिशन टू द वेदांता एंड HZL deal is on account of valuation and the deal being a related पार्टी ट्रांजेक्शन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. पैनल टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर हेल्थ केयर नॉर्म्स. तो रिसेंटली सेंटर गवर्नमेंट ने मंडे को एक कमेटी सेटअप करी है अंडर द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जो कि आगे आने वाले टाइम में 2 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग जो सेशन हुआ है, कॉन्क्लेव हुआ हेल्थ केयर रेगुलेशंस में इंडिया को, उसके जो टेक अवेज हैं उनको फॉरवर्ड ले जाएगा और कमेटी जो है वो एक रोड मैप तैयार करेगी आगे आने वाले 1 महीनों के लिए. तभी रिसेंटली 2 दिन का एक हेल्थ कॉन्क्लेव हुआ जहाँ पर कई सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुए हैं, उनमें रिकमेंडेशंस आई हैं. तो उन रिकमेंडेशन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की जो सेक्रेटरी है उनके अंडर में एक कमेटी फॉर्म करी है. ये कमेटी आगे आने वाले 1 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी for healthcare sector norms. So government sources said that committee members include Drug Controller General of India, Joint Secretary of Drugs, Union Health Ministry and nodal officers from different state. तो healthcare sector के norms को लेकर के ये कमेटी हो सकता है अपनी रिकमेंडेशन within 1 month सबमिट भी कर दें और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा प्रॉपरली हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ चेंजेस या एक ड्रास्टिक चेंज और रिफॉर्म आ सकते हैं. So that is all for today students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.